पिछले 2 साल से मीडिया में कम से कम 1000 स्टोरी इस पे हुई होंगी, हजारों स्टोरी हुई होंगी, गिनती नहीं कर सकते आप कितने प्राइम टाइम डिबेट्स हुए इसके ऊपर। ये केस क्या है? ईडी सीबीआई ने 456 गवाह तैयार किए। आपसे मैं जानता हूं, आप देश के और दुनिया के बेहतरीन वकीलों में से एक हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये केस कितने दिनों में खत्म होगा, और जो आपके दर्शक हैं वो भी जानना बहुत उनके लिए भी जरूरी है। कई सरकारें चले जाएंगी, 456 तो गवाह है सर इसमें, और 50,000 पन्ने की चार्जशीट है सर इसमें, और 20,000 पन्ने उन्होंने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल रखे हैं, 700 सम्मन इसमें किए हैं। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन आप पता कर लीजिएगा कि मेरे केस में क्या किया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी, जिनको, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिनको अंदर किया हुआ है इन्होंने, 456 में से 4 लोगों ने उनका नाम लिया है। एक है मंगुंटा रेड्डी, एक है राघव रेड्डी, एक है शरद रेड्डी, एक है सी अरविंद। जो मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी हैं, इनको 5 महीने जेल में रखा जाता है, इसके बेटे को, मंगुंटा रेड्डी के बेटे को 8 महीनों में बयान, और उसने 10 बयान दिए, दोनों बाप बेटे ने मिलकर। 8 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं है। जैसे ही केजरीवाल का नाम लेते हैं बेल मिल जाती है। 12 स्टेटमेंट शरद, उन्हीं को बेल मिल जाती है, बेल मिल जाती है बेटे को, राघव रेड्डी को। 12 स्टेटमेंट शरद रेड्डी के होते हैं सर। 10 स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम नहीं लेता, 2 स्टेटमेंट में नाम लेता है, फिर उसकी बेल हो जाती है। सी अरविंद कहता है मैंने अपने मिनिस्टर को एक डॉक्यूमेंट दिया, मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। एक सेक्रेटरी अपने मिनिस्टर को क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है, चीफ मिनिस्टर वहां सामने बैठा, ये क्या घोटाला है? इसमें क्या हो गया? ये तो इतना सीरियस केस बना दिया। मैं सर कहीं कह रहा हूं कि इस केस का ना कोई। अच्छा, दूसरी बात, आप कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं 45 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर 100 करोड़ की थी, इनके आरोप तो यही है ना। 100 नहीं, फिर कभी आता है 338 करोड़ का हो गया, कोई कहता है 350। तो ये पैसे सर, इतने बड़े बड़े अमाउंट जब ये लोग बोलते हैं, 3 रुपए भी कहीं से बरामद कर पाएगा भाई? वो तो कैसे बरामद करेंगे? आपने छुपा लिए, आपने खर्च कर दिया, बरामद। तो इसका तो क्या मतलब, अगर मैं आज कहूं कि भाई मैंने 50 करोड़ रुपए अमित शाह जी को चंदा दिया और उन्होंने उसको चुनाव में खर्च कर दिया। देखिए, पर इनके पास तो तथ्य है। इनको कितने 35 करोड़ मिले औरबिंदो फार्मा से? नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से वो बीजेपी को। हाँ, वो बीजेपी 6 करोड़ रुपए उसका मनी ट्रेल है। एक्चुअली लिकर पॉलिसी एक्चुअली जो अगर आप देखेंगे लिकर पॉलिसी में करप्शन की बात अगर आप देखेंगे सर, तो ईडी की जब इंक्वायरी शुरू होती है, शरद रेड्डी जेल में होता है, 10 नवंबर को उसकी अरेस्ट होती है 2022 में, और 15 नवंबर को वो 5 करोड़ रुपए बीजेपी को रिश्वत देता है। वो बेचारों के पास पैसे नहीं हैं और अपनी रिहाई तक इलेक्ट्रल बॉन्ड आप नहीं ले नहीं सकते। अपनी रिहाई तक 55 करोड़ रुपए उसने बीजेपी को चंदा दिया, 5 करोड़ रुपए पहले दिया हुआ था। तो यहाँ तो मनी ट्रेल साफ तौर से दिख रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर चुका है। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई स्पेशल जज बेल नहीं देते। हाई कोर्ट में बेल नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं जब तक वहाँ से नहीं आएगी तब तक हम कुछ डिसीजन नहीं लेंगे। और ये तो मैं रोज़ के रोज़ केस में देख रहा हूँ। तो ये तो बहुत इतना ज़्यादा अन्याय तो मैं समझता हूँ कि किसी भी लोकतंत्र देश में आज तक मैंने नहीं देखा। सर गुजरात में लेकिन सर आप जैसे सेक्शन 50 का जो स्टेटमेंट है, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि भाई सेक्शन 50 के स्टेटमेंट छिपाते क्यों हैं आप? अगर सेक्शन 50 में जो भी स्टेटमेंट लेते हैं, हम लोगों को पहले बताते हैं भाई इसमें झूठ बोला आपने, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सेक्शन 50 में आपने स्टेटमेंट लिया, 10 स्टेटमेंट, 8 आपने छिपा लिया, जिसमें केजरीवाल का वो तो उनको डिस्क्रेशन है ना कि 8 छिपा ले और 2 रिलाई ऑन कर दें, रिलाई अपॉन कर दें। इसका मतलब जो 8 उसने, भैया जो अदालत को देखना चाहिए ना, पर इस अदालत को नजरअंदाज कर दे तो हम क्या करें? लेकिन सर 2 हफ्ते कभी नहीं होता है। लेकिन इसके साथ 2 पहलू, 2 महीने लग जाते हैं। इसके साथ 2 पहलू, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर आप बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो फिर फाइल गुम हो जाती है सर। छगन भुजबल की फाइल गुम हो गई, अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई, उनकी हेमंत विश्व शर्मा का वाटर घोटाला। लोकतंत्र में तो ऐसा होता ही है। ये तो क्लियर कट दिख रहा है ना सर। बट इस जो मैंने सवाल उठाया है, इसमें क्या राय है आपकी कि अगर कोर्ट कहती है कि भैया डे टू डे ट्रायल होना चाहिए, तो डे टू डे हियरिंग भी तो होनी चाहिए जब बेल के लिए, वो क्यों नहीं करते आप?
वो उसको क्यों नहीं लागू करते? स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं बनाते आप? बिल के लिए उस समय तो आप नॉर्मल कोर्ट में आपको जाना पड़ता है, एक महीने की डेट पड़ती है। एग्जैक्टली वो क्यों? और सुप्रीम कोर्ट ये बात मानती क्यों है? और एक और जी, मैंने ये पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन डाला था कि कितने केसेस पॉलिटिकली एफिलिएटेड केसेस हैं। 97% केसेस वो ऑन ऑपोजिशन, और प्रॉपर्टीज अटैच कर ली हैं आपने, एसेट्स अटैच कर लिए हैं, कन्विक्शन नहीं हो रहा है तो वो आपके पास पड़े हुए हैं। कन्विक्शन है नहीं, कन्विक्शन इज ऑन द बेस ऑफ कौन हमारी साइड आ रहा है, वैक्यूम क्लीनर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। 97% ऑपोजिशन पे, 3% आर पीपल हु लेफ्ट द ऑपोजिशन एंड जॉइंड द बीजेपी। वरना 100% होता। मैं आपको देखो अपनी बात ही बताता हूँ, मैं हेमंत सोरेन का वकील हूँ। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, 31 जनवरी 2024 में वो अरेस्ट हुए। हम सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल 4 अप्रैल में हमने याचिका डाली या 2 अप्रैल में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और बोले कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो हमने कहा साहब हाई कोर्ट में हमें कुछ राहत नहीं मिलेगी। बोले नहीं आप चाहिए, 32 में हम एंटरटेन नहीं करेंगे। हम हाई कोर्ट चले गए। ऐसे ही हुआ कि हाई कोर्ट में कहा कि 1 हफ्ते की डेट दी, कोई अमेंडमेंट एप्लीकेशन की, फिर कहा कि हम 27 फरवरी को सुनेंगे। मतलब कि फरवरी में हमने शुरू में चले गए, 4 फरवरी या 5 फरवरी, और 27 फरवरी की बहस हुई। 28 फरवरी में हमने बहस कर दी। 28 फरवरी से आज तक उस जज ने फैसला नहीं दिया। 2 महीने हो गए। 2 महीने। आई थिंक यू मूव द सुप्रीम कोर्ट टुडे। मैं केवल एक आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है इस देश में। सर आपको एक और चीज, अच्छा होगा क्या? अच्छा, अब जो क्लाइंट है वो डरता है कि मैं अगर जज के बारे में बोलूंगा कि आपने, अच्छा मैं जज के पास गया, मैंने कहा साहब आपने जजमेंट दे दीजिए। जज ने कहा आप इंतजार कीजिए, ठीक है। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आया। अब क्या जो क्लाइंट है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर वो कहेगा कि जज जजमेंट नहीं देता तो जज वैसे वो सोचता है कि मेरे खिलाफ ही जजमेंट हो जाएगी, वो भी डरता है। सही बात। तो ना इधर का ना उधर का। अब हमने बोल दिया। अब जजमेंट अस्यूमिंग हमारी जजमेंट खिलाफ होती है, अगर होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। राइट। इतनी देर में इलेक्शन खत्म हो जाएगा। अब ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि इलेक्शन के दौरान जब आपके लीडर लोग मतलब पार्टी के लीडर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सोरेन हो, चाहे वो कोई और भी हो, चाहे महाराष्ट्र में ऐसे लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, अगर उनको आप जेल में रखोगे और उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे इलेक्शन में, तो वो लोकतंत्र का कौन सी आशा पहलू? नहीं, आपसे एक और सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि आप वो केस लड़ रहे थे महाराष्ट्र में जब फ्लो टेस्ट हो रहा था। हमने वो फ्लो टेस्ट को रोकने के लिए हमने अर्जी दी थी, फिर कल रेट्रोस्पेक्ट में करेंगे। तो पॉइंट ये अब कहते हैं क्योंकि आपने उस समय इस्तीफा दे दिया इसलिए आप वी कैन नॉट, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द जुडिशरी, बट आई समहाउ फील दैट दैट्स द लास्ट होप फॉर एन इंडियन सिटीजन राइट नाउ एंड अ वॉइस व्हिच इज अपोजिंग। 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो लास्ट होप हैं अकॉर्डिंग टू मी। एक तो आपकी मीडिया, और दूसरी आपकी जुडिशरी, और बाकी जो है कोई ऑपोजिशन को स्पेस रही नहीं। पार्लियामेंट में कोई आपको सुनता नहीं है, कई बार कोई सुनवाई होती नहीं, तो किया क्या जाए? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किशोरी लाल शर्मा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज आप सबके बीच में हम सबकी नेता परम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आप सबके बीच में आए हैं। कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी, हम सबके परम आदरणीय गुरुजी श्री के शर्मा जी अमेठी से कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आप सब लोग अमेठी से कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आप सब लोग भारी से भारी मतों में कांग्रेस को जिताइए, क्योंकि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है साथियों। ये चुनाव आरक्षण खत्म करने के लिए भाजपा कर रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो आप सब लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी के जिला अध्यक्ष आज हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आप सबके बीच में है। मैं एक ही आप सबसे अनुरोध करता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के
आह्वान पर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता का वोट इस क्षेत्र के विकास पुरुष और आप सबकी सेवा में 40 कार्यकर्ता का वोट इस क्षेत्र के विकास पुरुष और आप सबकी सेवा में 40 वर्षों से लगे रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम करिएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आदरणीय प्रियंका जी और मंचा से हमारे अध्यक्ष जी, भैया ये शांति करोगे तो बात आएगी, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आज की सभा में आए हुए समस्त हमारी माताएं बहनें, हमारे इस क्षेत्र के लीडर और उसके बाद सबसे बड़ी जिनकी असीम कृपा से मेरे को ये मौका मिला, एक कार्यकर्ता को मौका दिया। आप सब जानते हो मैं आपके बीच में 41 साल से काम कर रहा हूँ और ये सबसे बड़ा मैं गांधी परिवार का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने एक वर्कर को चुन के आपके बीच में भेजा। तो अब ये है कि मैं ये धरोहर जो है इनकी, इन्होंने जो अपनी बड़ी जिम्मेवारी एक धरोहर हमारे को सौंपी है, उस धरोहर की रक्षा भी करनी है और उस धरोहर को जब आदेश होगा आप लोगों का, वो धरोहर गांधी परिवार का जब आदेश होगा वो मैं इनके लिए सौंप दूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आज प्रियंका के सामने मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ, तो मैं प्रियंका से आग्रह करूंगा कि वो बिल्कुल सच बात नहीं है। बहुत बोलते हैं मेरे सामने भी, आपको मालूम है, डांट भी खाते हैं कभी कभी हम। सुनिए, आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, गर्मी लग रही है, हाँ? लंबा बोलो छोटा। देखिए, आप कह रहे हैं घर है, एक पुराना रिश्ता है आपके साथ। कल मैं कार्यकर्ताओं से मिली काफी समय के बाद, मैंने उनसे भी बातें बताई कि किस तरह से ये रिश्ता बना हमारे बीच, आपके बीच। जो बाहर से आते हैं वो लोग समझ नहीं पाते कि इस रिश्ते का क्या मतलब है, और जवान है कुछ हद तक वो भी नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने वो दिन नहीं देखे थे जो यहाँ के बुजुर्गों ने देखे। बात की जो रिश्ता की एक सेवा की जो परंपरा थी देश की राजनीति में, कि जनता के लिए सेवा करना नेता का धर्म होता है, वो परंपरा निभाई थी मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने। वो परंपरा निभाई, आपकी सेवा की, इसीलिए आपने भी अपना प्रेम दिया, आपने भी श्रद्धा सम्मान दी, और आपने भी हमें हमेशा अपना समर्थन देकर मजबूत बनाया। तो ये एक आपस का ऐसा रिश्ता था कि हमने आपको मजबूत बनाया, आपने हमको मजबूत बनाया। और मेरे पिताजी के समय से जब यहाँ पे बहुत काम हुआ था, क्योंकि उस समय पिताजी की सरकार केंद्र में भी थी, आपके सांसद भी थे, तो बहुत काम कर पाए। और आप ही ने देखा कि कितनी तरक्की हुई। उसके बाद में मेरी माताजी आई, उन्होंने काम किया, भैया आए, वो समर्पित हुए आपके लिए, उन्होंने भी बहुत काम किए। लेकिन उसके बाद एक अलग तरह की राजनीति हमारे देश में उभरी है। पहले राजनीति का आधार सेवा होता था, समर्पण होता था, देशभक्ति होती थी। आज जो राजनीति देश में हावी है वो सत्ता की राजनीति है। किसी भी हालत से, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है, गलत तरीके से विधायकों को खरीद के, तमाम गलत चीजें करके, उसमें सेवा की कम जगह रह गई है। जब यहाँ ये लोग आए भैया के सामने लड़ने के लिए, तो एक ही मकसद से आए, आपकी भलाई के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं, आपके विकास से नहीं के लिए नहीं, सिर्फ भैया को हराने आए।
और तमाम बातें आपके बीच फैलाई कि हम आपकी जमीन लेना चाह रहे थे, हम आपको लूटना चाह रहे थे, पता नहीं कैसी कैसी बातें कि हम ही चौंक जाते थे देख के कि भाई ये बातें इनको आई कहां से इनके दिमाग में। लेकिन जो हुआ सो हुआ। आप सब जानते हैं कि मेरे भाई हारे यहां से। हो सकता है उस समय आप इन लोगों की बात माने, कुछ लोगों को गुमराह करने में ये सफल हुए, लेकिन 5 सालों में आपने क्या देखा है? आपने अब वो जो नई राजनीति है, इनकी जो अलग तरीके की राजनीति है, उसको परखा। क्या देखा? कि आपकी तरक्की नहीं हो रही है। देश भर में 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, लेकिन जहां जहां मैं जाती हूं, मैं जब जनता से पूछती हूं कि भाई तुम्हारे जीवन में तरक्की आई कि नहीं, तो एक इंसान नहीं मिला है, एक व्यक्ति नहीं मिला है मुझे जो कहता है कि हाँ मेरे जीवन में तरक्की आई है। मैं पूछती हूँ रोजगार मिला, मना करते हैं। पूछती हूँ किसान है, तो पूछती हूँ कि भाई जीवन में जो संघर्ष है, जो मुश्किलें हैं, वो बढ़ी हैं कि घटी हैं? हमेशा कहते हैं कि बढ़ गई हैं। लेकिन आप टीवी चलाते हैं, आपको ऐसा दिखता है कि जाने क्या क्या हो रहा है देश में, कि मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, जितना मोदी जी ने किया है 10 सालों में, 70 सालों में किसी ने नहीं किया था। लेकिन वो जमीन पे, धरातल पे तो नहीं दिख रहा ना। और अगर आपके जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, किसान के जीवन में, गरीब के जीवन में, मेरी बहनों के जीवन में, तो फिर तरक्की किसके जीवन में आ रही है? इन 10 सालों में जो बड़े बड़े खरबपति हैं, उनकी बहुत तरक्की हुई है। उनके कर्ज मोदी जी ने 16 लाख करोड़ माफ किए हैं, लेकिन गरीब किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। आज खेती करते हो, खेती के सारे सामान पे जीएसटी है, महंगा हो गया है सब कुछ, आप खरीद नहीं पाते। जो खेती होती है उससे कमाई नहीं हो रही है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कहीं मजदूरी कर लो, खेती कर लो, कहीं नौकरी भी हो, फिर भी पूरी नहीं हो रही है आपकी कमाई। घर में 2-3 लोग अगर काम कर रहे हैं, फिर भी पूरी नहीं हो रही है। मेरी बहनें, आप दुकान जाती होंगी, दुकान जाती है कुछ खरीदने, तो ये सच है कि नहीं कि आधी चीज छोड़ के आ जाती है, कहती है चलो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको बाद में ले लेंगे, अभी जो एकदम जरूरत है वो चीज खरीद लेंगे। सच बात है ना? और आपकी सांसद जो है और यहाँ की जो राजनीतिक लोग हैं जो भाजपा के हैं, वो क्या करते हैं? चुनाव के समय आपको अपनी जरूरतों के बारे में बात करते हैं, आपके साथ ये बात करते हैं कि भाई महंगाई हम कैसे कम करेंगे, कि आपके बच्चों को रोजगार कैसे दिलाएंगे, कि खेती किसानी में से कमाई कैसे कराएंगे। ये बात नहीं करते, दुर्दुरिया करते हैं आपके घर आके, बोलते हैं भगवान के नाम पर शपथ लो कि हमें वोट दोगे। करते हैं कि नहीं? किया था ना, कसम खिलवाई थी ना आपसे भगवान के नाम। तो क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं आपको। भगवान के नाम पे वोट ले रहे हैं, काम के नाम पे ले। क्या काम किया है 10 सालों में? और आपकी सांसद ने क्या किया है आपके लिए 5 सालों में, ये बताएं। हम जब प्रचार करते थे, मुझे याद है मैं यहाँ आती थी प्रचार करने के लिए अपने पिताजी के लिए। हमारा प्रचार क्या होता था कि आपके गांव में हमने इंडिया मार्क 1 लगवाया है, बिजली के खंबे लग गए हैं। आप कहते थे खंबे लगा लिए, तार भी लगवाओ, नहीं तो वोट नहीं देंगे हम। कहीं सड़क होती थी, आप कहते थे अब खड़िंजा लगाओ, खड़िंजा लग जाता था, आप कहते थे अब पक्का बनाओ, है कि नहीं? और हमारा भी यही प्रचार होता था कि हमने ये सब काम किया है, आगे हम ये करना चाहते हैं। तो काम की बात होती थी। इससे राजनीति में ये स्थापित हो जाता था कि नेता जनता के प्रति जवाबदेही है। बड़े से बड़े नेता आए, आपके सांसद बने, सोनिया जी थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, झुक के आए आपके पास, आपके घरों में आए, आपने डांट भी दिया, बुरा नहीं माने, सुनी आपकी बात, आपकी कोई समस्या होती थी उसकी सुनवाई होती थी। उस पूरे समय किशोरीलाल शर्मा जी यहाँ थे। सुनवाई अगर हम खुद नहीं आते थे तो ये करते थे। हम इनसे पूछते थे कि भाई हम उस गांव में गए थे, वहां वो महिला पूछ रही थी कि उसकी सड़क नहीं बनी,
बनवाई कि नहीं, वो जाते थे, बनवाते थे। हर गांव का जो परिवार है गांव में, जो गांव है, गांव की समस्या सब जानते थे, क्योंकि यही पूरे क्षेत्र की देखभाल करते थे हमारे लिए। तो एक अलग तरह की राजनीति थी। आज भी जहां जहां मैं प्रचार कर रही हूं, भैया के लिए रायबरेली में कर रही हूं, किशोरी जी के लिए यहां कर रही हूं, देश भर में जहां जा रही हूं, हम फिजूल की बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपका ध्यान भटकाने वाली बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपसे भगवान के नाम पे कसम नहीं खिलवा रहे हैं कि आप हमें वोट देंगे। आज भगवान भी चाहेंगे कि आप जागरूक बन जाएं। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करना चाहती है। हम झूठे वादे नहीं करने आए हैं। 13 रुपए की किलो चीनी मिलेगी, कहाँ है भाई? 15 लाख करोड़ रुपए आपके खातों में आ जाएंगे, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। हम जहां जहां हम कह रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो करके दिखा रहे हैं। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, आज भी बहनों, आज के दिन जो गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में पैसे सरकार डाल रही है। आज के दिन कर्ज माफ हुए हैं किसानों के, आवारा पशु सब जगह यहाँ खेती चल रहा है आपकी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, इस समस्या को हल किया। कैसे हल किया? जो गौठान है, गौशाला है, उनको बहुत मजबूत बनाया। सरकार ने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे, तो लोगों ने जानवरों का देखभाल करना शुरू किया, क्योंकि अब गोबर खरीदी जा रही थी तो आमदनी हो रही थी उससे। गोबर खरीद के गोबर गैस बना के आपके घरों में भेजा। गौशालाओं को मजबूत बना के दूध की जो जैसे मिठाई, खोया, ये सब बनता है, वो बनवाया महिलाओं से, वो बिकवाया, फिर दूध भिजवाया गाँव में। महिलाएं काम करने लगी गौशालाओं में। 60 से 70 हजार रुपए की आमदनी भी हो गई महिलाओं की। पूरी समस्या हल हो गई। जानवर भी छुट्टा नहीं रहा, आवारा नहीं रहा। उसमें से जो गोबर थी, गोबर का भी इस्तेमाल हो गया, गोबर गैस बनी, दूध भी पहुंचा हर जगह, महिलाओं को भी रोजगार मिला, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक थी। यहाँ मैं 5 सालों से खुद देख रही हूँ, आवारा पशु खेत चल रहा है। आपका काम दुगना हो गया है। सुबह काम करते हैं खेत में, रात को जाके पहरेदारी करते हैं। हर खेत में जब हम जाते हैं, हम दिखते हैं, मचान दिख रहे हैं, जिसपे आपको पूरी रात बैठना पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। योगी जी, मोदी जी, आपकी सांसद कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कट गए हैं जनता से। आपके घरों में कोई आता नहीं है, आपसे पूछता भी नहीं है कि समस्या क्या है। कार्यक्रम करते हैं तो बड़े बड़े कार्यक्रम दूर दूर से दिखते हैं। ऐसा नहीं था, यहाँ की परंपरा ये नहीं थी। खास तौर से अमेठी रायबरेली की, अमेठी रायबरेली की जनता हमेशा जागरूक रही है, हमेशा। रायबरेली में मैं कहती हूँ, आपने तो इंदिरा जी जैसी हस्ती को आपने दंड दिया। जब आपको लगा कि उनकी नीति हमें पसंद नहीं है, आपने उनको भी हरा दिया। उन्होंने आत्मचिंतन किया, फिर वापस आई 3 सालों बाद, फिर आपने जिताया। ये आपकी जागरूकता है, आपकी महानता है, और ये हमारा रिश्ता रहा है। आज भैया आपके सांसद नहीं रहे, लेकिन आपको मालूम है जब कोरोना हुआ तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा उन्होंने मुझसे कि प्रियंका, हम लोगों ने अमेठी के लोगों के लिए कुछ किया है कोरोना में, पता करो। उस समय नए नए हारे थे चुनाव। यहाँ से इंसान, ये स्वाभाविक होता है कि नाराज हो सकता है, उसको लग सकता है कि मैंने इतना किया, कोशिश किया, जनता ने मुझे ठुकरा दिया। नाराज नहीं हुए, नाराज नहीं हुए। जब संकट आई, एकदम उन्होंने पूछा कि हमें कुछ करना चाहिए वहां के लिए। हमने सबको फोन किया, पता किया कि अमेठी के लोग कहां कहां फंसे हुए हैं। जब लॉकडाउन हुआ, भाजपा की सरकार ने तो आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया था। ट्रेन बंद हो गई थी, बस बंद हो गई थी, आने जाने का साधन नहीं था, लोग, सारी दुकानें बंद थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। और आप सबको खुद पता है कि
कि हम सब ने काम करके दिन रात हम फोन पे लगे रहते थे, जो जहां फंसा था उसको घर पहुंचाने के लिए कि ये हमारे परिवार का अपना है, ये हमारे क्षेत्र का है। तो हमारा रिश्ता टूटा नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं था। सांसद बनने से या ना बनने से थोड़ी बना ये रिश्ता तो प्रेम से। हमें सिखाया, गांव गांव जाके बचपन में गए उनके साथ, ये दिखाया कि नेता का काम क्या होता है, नेता का दायित्व, उसका धर्म क्या होता है, किस तरह से जनता की देखभाल करनी है, किस तरह से जनता के लिए समर्पित रहना है। इसीलिए आज भी मेरे भैया 4000 किलोमीटर चले हैं, पैदल चले हैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। और उसके बाद एक न्याय पत्र निकाला। न्याय पत्र में जो हमारा घोषणा पत्र है, उसमें हमने ये लिखा है कि हमारी सरकार आएगी तो हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हर साल 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। मतलब हर महीने आपको 8500 रुपए मिलेंगे। जो आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, जो मिड डे मील की बहनें हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। केंद्र से जो पैसे आ रहे हैं वो उसका दुगना भेजेंगे हम, क्योंकि जानते हैं कितना काम करती हैं हम ये जानते हैं कि महिला के लिए कितना संघर्ष होता है। आप बाहर दिन में भी काम करें, खेती में हाथ बटाएं, कुछ भी करें, घर आके फिर दुगना काम करती हो, है कि नहीं। जब तक बच्चे सोते नहीं है, सोती नहीं हो, बच्चा बीमार है उसकी देखभाल करते हो, सबके लिए खाना बनाते हो, घर की सफाई करते हो। किसी ने कभी ये काम नहीं पहचाना है, हम उसे पहचानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गृहस्थ महिला के पास भी सरकार कुछ पैसे भेजे, और 50% मतलब आधे जो सरकारी पद है हम सब महिलाओं को देना चाहते हैं। मेरे किसान भाई आज जूझ रहे हैं महंगाई से, पेट्रोल डीजल महंगा है, खाद नहीं मिलती, कर्ज में आप डूब जाते हो, बेटी की शादी करानी हो, बच्चे की शिक्षा करानी हो, बेटी की शिक्षा करानी हो, कर्ज लेना पड़ता है। इतने महंगाई के जमाने में आगे कैसे बढ़ना है, घबराहट होती है। अगर 2 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती, 3 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती, तो घर में कोई ना कोई भूखा सोता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो आपकी संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, वो वापस आपके हाथों में डाली जाए। जीएसटी दे रहे हैं आप सारे खेती के सामानों के लिए, हम सारे खेती के सामानों से जीएसटी वाला टैक्स हटा देंगे ताकि सस्ते हो जाए। हम आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे। जब आप संकट में होंगे, आप उस आयोग में जाके अपने कर्ज माफी की बात कर सकते हैं और आपको मदद मिलेगी। पूरे देश भर में मजदूरी हम 400 रुपए की हम कानून बनाएंगे कि 400 रुपए से कम मजदूरी नहीं हो सकती। न्यूनतम समर्थन मूल्य आजकल आपके उपज के लिए आपको मिलता नहीं है। हम एक कानून बनाएंगे कि कानूनी तौर पर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना पड़ेगा, कोई मना नहीं कर पाएगा आपको। आज आपके खेतों में नुकसान होता है, ओले पड़ते हैं, बारिश आती है, बाढ़ आती है, आपका भुगतान नहीं होता। हम कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा भुगतान होगा। नौजवान इतने शिक्षित हैं, सारे शिक्षित हैं आज के दिन में, क्योंकि आज के दिन में गरीब से गरीब परिवार सबसे पहले ये चाहता है कि अपना बच्चा शिक्षित हो जाए ताकि उसको अच्छा रोजगार मिले। लेकिन मोदी जी की नीतियां ऐसी रही हैं कि शिक्षित भी हो जाओ, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी है, आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन रोजगार की उम्मीद आप नहीं रख सकते। 70 करोड़ लोग आज बेरोजगार हैं हमारे देश में, 30 लाख पद खाली हैं, खाली पद हैं, खाली नौजवान घूम रहे हैं, आपने पद नहीं भरा। तो कांग्रेस कह रही है सरकार आने पर हम ये 30 लाख पद भरेंगे। हम नौजवानों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लाएंगे कि आपका हुनर भी बने, आपको काम भी मिले और आप सालाना 1 लाख रुपए कमा भी
पाए जब तक आपकी कोई स्थायी नौकरी न मिल जाए। तो आप स्नातक पास होंगे तो आपके लिए ये प्रोग्राम लागू हो जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे हम, जिससे नौजवान अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहे, अपना यूनिट शुरू करना चाहे, तो उसके लिए सुविधा हम इस 5,000 करोड़ के फंड से बनाएंगे। हम चाहते हैं कि ये छोटे कारोबार जैसे ये दुकानें जो यहाँ हैं, दुकानें जो छोटे यूनिट है, ये मजबूत बने, क्योंकि यही से रोजगार बनता है। हम चाहते हैं कि खेती मजबूत बने, क्योंकि एक जमाने में खेती से रोजगार मिलता था। आज इतनी मुश्किल है कि रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं। जो खेती कर रहे हैं वो सोचते हैं कि जितना हम खुद कर सकते हैं वो कर लेंगे, मजदूरों को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर और खर्चा होगा और कमाई नहीं हो रही है कि नहीं? तो ये सब हम करना चाहते हैं। जो हमने कहा और किया उसका प्रमाण उन प्रदेशों में है जहां हमारी सरकारें हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कर्नाटका में, तेलंगाना में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं खाते में। महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, तीर्थ यात्रा पे जा रही है, मायके जा रही है, रिश्तेदारों से मिलने जा रही है, बहुत खुश है, क्योंकि एक पैसा नहीं देना पड़ता। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम पूरे देश में देना चाहते हैं। हम किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, अभी बदली है, तो हमने ये किया। 25 लाख तक सारा इलाज मुफ्त था। मैं ऐसे लोगों से मिली राजस्थान में जिन्होंने मुझे बताया, दीदी मेरी पूरी हार्ट की सर्जरी हुई है, मैंने एक पैसा नहीं दिया, सरकार ने सारा उठाया। यही 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम पूरे देश में गरीब परिवारों के लिए हम बनाना चाहते हैं। हमने करके दिखाया है। तो हम इस आधार पे कह रहे हैं ये चीजें, ये गारंटी दे रहे हैं कि हमने करके दिखाया है। आप तो पहले से ही जानते हैं कि जब जब हम आपके सांसद रहे, हमारे परिवार का कोई सदस्य रहा, तो काम करके दिखाया, इसीलिए आपने हमेशा समर्थन किया हमारा। तो किशोरी जी भी परिवार सदस्य के समान ही है। उन्होंने 40 सालों से आपकी सेवा की है, हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर आपकी लड़ाई लड़ी है, आपके लिए न्याय की लड़ाई, आपकी समस्याओं को हल करने वाली लड़ाई लड़ी है। तो आपसे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में आप पंजे पर बटन दबाकर किशोरी जी को विजयी बनाएंगे, ताकि हम वही सेवा की राजनीति, वही समर्पण की राजनीति वापस आपके क्षेत्र में ला पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माफ करिए कल 2-3 दिनों से भाषण दे रही हूं तो गला बैठा हुआ है। जय हिंद।